नमस्कार, देश यशस्वी 22 में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः हम अपने पसंदीदा कार्यक्रम रूबरू के साथ हाजिर हैं और आज हैं हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान प्रियंका बधानी जी, जिन्होंने अभी ही जो जेआरएफ की परीक्षा हुई थी, नेट जेआरएफ की, उसमें उन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है। तो आज हम प्रियंका बधानी से जानना चाहेंगे कि नेट और जेआरएफ की तैयारी खासकर हिंदी विषय में कैसे करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसके पहले कार्यक्रम हम शुरू करें तो सबसे पहले मैं प्रियंका आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएं। थोड़ा थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी पता चले तो अच्छा रहेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है वो दिल्ली में ही हुई है और उसके बाद अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस कॉलेज से पूरा हुआ है और एमए भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पूरा हुआ है हिंदी विषय में। उसके बाद सर मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा देने का विचार किया। मैं मूलतः उत्तराखंड से हूँ और हम लोगों का जो परिवार है वो शुरुआत से ही दिल्ली में रहा है। इसके अलावा एकेडमिक्स में जाने का जो विचार है मेरा वो एमए के बाद बना और उसके बाद ही मैंने सोचा कि ये परीक्षा दी जाए, क्योंकि ये परीक्षा एकेडमिक्स में एक सबसे ज़रूरी परीक्षा है जिसके बाद ही आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये कुछ छोटी सी पृष्ठभूमि थी मेरी। तो आपको ये लगता है कई सारे बच्चे जो दूर देहात में हैं और जो मेरे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, कई सारे बच्चे फ़ोन आता है उनका, कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो पुनः मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह की कोई परीक्षा देना चाहते हैं, नेट जेआरएफ का गाइडेंस चाहिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रियंका आपसे जानना चाहूँगा, जो बच्चे किसी तरह से दिल्ली जैसे शहर में नहीं पहुँच पाते हैं और जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो क्या लगता है आप मैसेज देना चाहेंगे कि पारिवारिक स्थिति, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बहुत असर नहीं पड़ता, वो भी वहाँ रह के इस तरह की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने दूर दूर? सर पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले ये ज़रूर मुश्किल था कि आपको नए बड़े शहरों में आने की ज़रूरत है एक बड़ी परीक्षा को पास करने के लिए, पर अब जितने संसाधन बड़े हैं, खासकर इंटरनेट की जो पहुंच है या मोबाइल हमारे हाथों में है, तो उससे मुझे लगता है कि अब उतनी मुश्किल नहीं है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। खासकर अगर नेट जेआरएफ की बात की जाए तो यूट्यूब चैनल इतने सारे हैं और यूट्यूब की जो पहुंच है वो भी इतनी बढ़ गई है कि परीक्षा की तैयारी में जो आसानी है वो हर किसी को आसान होगी। और अगर किताब की बात की जाए तो मुझे लगता है कि किताब भी अब सभी शहरों में, खासकर जो उस इलाके के बड़े शहर हैं या फिर जो भी वहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ पर किताबें भी जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो अब उतनी मुश्किल नहीं है किसी भी बड़ी परीक्षा को पास करने के लिए। जी जी, जैसे किताबों की बात की आपने, बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसी से एक मेरा जुड़ा हुआ सवाल है प्रियंका कि ये जो बच्चे यदि नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी किताब पढ़ना चाहिए और कितने पेपर होते हैं? अभी जो पैटर्न बदला है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा ये जानना है क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए? जी सर, मैं शुरुआत से इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। तो अगर आप किसी भी परीक्षा में उतर रहे हैं, खासकर अगर नेट जेआरएफ के संदर्भ में बात की जाए, तो आप सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस में कितनी यूनिट हैं और उस यूनिट में जो भी चीज़ें दी गई हैं सिलेबस में, खासकर उन सब के पॉइंट को नोट कीजिए। कम से कम 4 बार या 5 बार उसको दोहराइए, तो आप उस सिलेबस से बहुत अच्छे से परिचित हो पाएंगे। और सिलेबस से परिचित होने के बाद जो भटकाव है, खासकर सामग्री का जो भटकाव है, क्योंकि बाज़ार इतना बढ़ गया है और सामग्री इतनी सारी है कि जो भी विद्यार्थी है उसके लिए परेशानी होगी ही। तो इसलिए वो भटकाव ना हो, उस सही सामग्री तक आप पहुंच पाए, इसलिए आपको सिलेबस से बहुत अच्छे से जुड़ना होगा। इसके अलावा अगर आप जो दिशा की बात है तो वो हम लोग जो है, जैसे जो आज सर का यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से भी हम दिशा को तो सही कर सकते हैं, पर अगर सिलेबस आपको पता होगा तो आप उस सही दिशा तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो सर किताबें हैं, तो नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसमें जो सवाल हैं वो 150 सवाल हैं और 180 मिनट यानी 3 घंटे उसमें दिए जाते हैं। तो ये 2 प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं। पहला प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, जीएस पेपर उसे कहा जाता है। तो इसमें जो सवालों की संख्या है वो 50 है और जो इसमें नंबर है वो 100 नंबर का है ये। तो 50 नंबर का जो ये प्रश्न पत्र है, इसमें 10 यूनिट विभाजित हैं। 10 यूनिट में
जो पहली यूनिट है वो टीचिंग की यूनिट है, दूसरी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है, तीसरी आईसीटी, चौथी इन्वायरमेंट, पांचवी डाटा इंटरप्रिटेशन, छठी जो है वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और हायर एजुकेशन, और उसके बाद आपको एक गद्य का भी इसमें पार्ट शामिल है, अपठित गद्यांश जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 10 यूनिट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही ये सिलेबस बनाया गया है, और ये 10 यूनिट में से हर यूनिट को 5 नंबर में या 5 सवालों में विभाजित किया गया है। तो इसके लिए जो सबसे सही किताब मार्केट में है वो आप KVS मदान की देख सकते हैं। उस किताब को जो बनाया गया है वो सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है, तो वो एक बेहतरीन किताब है, चाहे हिंदी माध्यम से हो या अंग्रेजी माध्यम से हो, दोनों के लिए वो किताब अच्छी किताब मानी जाती है। इसके अलावा जो है, जो सिलेबस को समझने के लिए और खासकर कि इस परीक्षा में आए प्रश्नों को समझने के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर दिए गए हैं वो ले सकते हैं। मेरी सलाह जो है वो इस मामले में ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम पहले जो प्रीवियस ईयर जो देखते हैं उसका पैटर्न जो है बदला है, खासकर फर्स्ट पेपर में वो ड्रास्टिक चेंज हमें दिखता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यूथ पब्लिकेशन, जैसे कि इससे पिछला जो परीक्षा हुई है नेट JRF की, उसी की सभी शिफ्ट का एक कंबाइंड किताब निकालता है कि वो 35 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ है तो 35 शिफ्ट में वो एक ही किताब में निकालता है। तो इससे आसानी रहती है प्रश्नों को समझने के लिए, और ख़ासकर कि परीक्षा में हर यूनिट से किस तरीके से सवाल आ रहे हैं। जैसे कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात की जाए तो वहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं। पहले जो है वो डेफिनेशन पर सवाल आते थे, पर अब उस डेफिनेशन को अप्लाई कैसे किया जाए उस पर सवाल बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो इन सब सवालों को जानने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर को लगाएंगे और प्रश्नों को देखेंगे तो आपकी जो समझ है वो अधिक विकसित होगी, सवालों के प्रति भी और उन टॉपिक के प्रति भी। इसके अलावा सर इसमें ICT एक यूनिट है, और उसमें जो है कंप्यूटर की जो टर्म्स है उस पर सवाल अधिक पूछा जाता है, टर्मिनोलॉजी पर सवाल पूछा जाता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, उस पर भी सवाल पूछा जाता है। तो इससे आप करंट से भी जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नई जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है कंप्यूटर की। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे सवाल भी करंट से ही अधिक पूछे जाते हैं। तो इसके लिए यूट्यूब चैनल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, और यूट्यूब चैनल में जो सामग्री है वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप किसी एक व्यक्ति या फिर किसी सर के अंडर जो है वो अध्ययन करते हैं तो आपकी जो समझ है वो अधिक विकसित होगी। और मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही लगभग फर्स्ट पेपर की पूरी पढ़ाई की है, और उससे जो है फ़ायदा ये है कि करंट से तो आप जुड़ते ही हैं, साथ साथ जो वो सवाल करवाते हैं और सिलेबस का अध्ययन कराते हैं उसमें भी आपकी समझ जो है वो विकसित होती है। इसके साथ डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो वो DI में सवाल पूछे जाते हैं। कुल 5 सवाल आते हैं, जो आपको एक चार्ट दिया जाता है या फिर जो भी नंबर दिए जाएंगे उसके आधार पर वो सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए और वही इसके लिए सही साधन है। फिर मैथमेटिक्स है, तो अगर मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। इसके बाद रीजनिंग के जो सवाल हैं वो भी आप प्रैक्टिस के ज़रिए ही निकाल सकते हैं। उसके लिए जो किताब है वो KVS मदान है, उसमें ये सवाल भी दिए हुए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो इंडियन है और दूसरा वेस्टर्न है। तो इसमें भी टर्मिनोलॉजी का ही महत्व है, और सिचुएशन बेस्ड सवाल इसमें अब आने लगे हैं। सवालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, तो उसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर देखें तो वो ज़्यादा ही इसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो वो करंट पर बहुत आधारित होते हैं। जैसे जो सबमिट हुई है इन्वायरमेंट को लेकर, अलग अलग देशों में जो सबमिट हुई हैं या जो हाल ही में सबमिट हुई हैं, और सोलर को लेकर या फिर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप UGC, आप एक तो सिलेबस को देखें कि क्या क्या है उसमें, और उसके बाद उसको अगर आप गूगल सर्च भी करते हैं तो वो भी इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा मैं आखिर में इस खासकर पहले पेपर के लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर आप YouTube चैनल का सहारा लेते हैं तो वो आपको एक सही YouTube चैनल का, एक सही शिक्षक का सहारा लेते हैं तो वो आपको फर्स्ट पेपर में काफ़ी मदद करेगा। और दूसरी बात ये है कि खासकर हिंदी वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को किसी भाषा में मत बांधिए, क्योंकि इंग्लिश भाषा में, मतलब अंग्रेज़ी भाषा में भी जो साधन है फर्स्ट पेपर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी अपने आप को किसी भाषा में नहीं बांधते हैं और उन साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जो हमारा
मेन पेपर होता है, हमारा सब्जेक्ट जो जिस पर आधारित होता है। तो इसमें मैं हिंदी की बात करूँगी क्योंकि मेरा खुद का जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था। तो इसमें मूलतः जो है वो 100 सवाल का ये प्रश्न पत्र होता है और इसका जो नंबर होते हैं 200 नंबर होते हैं। और इसके लिए अगर समय को बांटा जाए तो ये मोटा मोटी कहा जाता है कि पहले पेपर के लिए 1 घंटा और जो दूसरा पेपर है वो 2 घंटे, पर निर्भर करता है कि आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो कैसा है। तो इसके लिए जो मूलतः जो किताबें हैं, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, वो यही है कि पहला, अगर आप फैक्चुअल के लिए बात करें, वस्तुनिष्ठ सवालों की बात करें, तो उसमें 2 किताबें महत्वपूर्ण हैं। पहली किताब का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, तो ये जो है गोविंद पांडे जी की किताब है। और जो दूसरी किताब है वो दृष्टि IAS की किताब है। तो ये दोनों किताबें जो हैं, पहला तो सिलेबस को कवर करती है, खासकर दृष्टि की जो किताब है वो सिलेबस में आपकी समझ जो है वो बहुत विकसित करती है। और अगर वस्तुनिष्ठ सवालों की बात की जाए तो उसके लिए जो पहली किताब है गोविंद पांडे जी की, वो किताब बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर हम लोग साहित्य पे समझ की बात करें तो उसके लिए आपको जो पढ़नी ही चाहिए वो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है। उससे आपकी जो समझ है साहित्य को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होगी और जो प्रवृत्तियां हैं, जो बदलते काल की जो प्रवृत्तियां हैं, उस पर भी आपकी समझ जो है वो अच्छी होगी। इसके अलावा जो अभी हाल ही में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके लिए अगर आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की जो किताब है उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो भी आप जो सवाल अपने प्रश्न पत्र में पाएंगे तो उससे बिल्कुल मिलते जुलते सवाल हैं, वहीं से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों किताबों को मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगी, खासकर साहित्य वाले पोर्शन के लिए। और वस्तुनिष्ठ वाले पोर्शन के लिए आप जो हैं वो फैक्चुअल दोनों किताबें पढ़ लें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो यूथ पब्लिकेशन की हिंदी साहित्य से जो हिंदी का पेपर है UGC नेट का, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है, खासकर 12 से 14 साल पुराने जो प्रीवियस ईयर हैं, उसके अध्ययन के लिए यूथ पब्लिकेशन की किताब है जिसने उन्होंने कंबाइन कर रखा है सारे पेपर को। उसमें आंसर जो है नीचे लिखे भी हुए हैं, तो आपको बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है उसका एक सही उत्तर पाने के लिए, क्योंकि उत्तर नीचे लिखा है, व्याख्या के साथ लिखा है। तो आप उसका पूरी तरीके से अध्ययन कर लें, 2 से 3 बार उस किताब को पढ़ लें और तब आपको किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, हर यूनिट में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, वो आपकी उसमें समझ विकसित करेगा। इसके बाद जो है वो हिंदी साहित्य में आज का जो पैटर्न है वो इस तरीके से बदला हुआ है कि पहले जो सतही सवाल पूछे जाते थे, अब वो सवाल समझ पर आधारित हो गए हैं। तो इसके लिए और सिलेबस पर बहुत आधारित हो गए। तो अगर आप सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर गद्य का भी एक पोर्शन है। तो गद्य का पोर्शन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि आप पूरी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि उस पर भी सवाल बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, खासकर पात्रों को लेकर, खासकर उसमें व्याख्या क्या है, खासकर उसकी संवेदना क्या है, इस तरीके के सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसको हल करने के लिए आप गद्य वाले पोर्शन को भी पढ़ लें। तो ये जो पेपर है वो भी 10 यूनिट में विभाजित है, जिसकी जो पहली यूनिट है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। इस पोर्शन को पढ़ने के लिए अगर आप दृष्टि की किताब को ही देखें तो वो सफिशिएंट किताब है इस पोर्शन को पढ़ने के लिए। जो दूसरा इसमें यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। तो इसके लिए आप हिंदी साहित्य के जो इतिहास की मैंने किताब बताई है डॉक्टर बच्चन सिंह की और जो रामचंद्र शुक्ल की किताब है, इन दोनों से ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फैक्चुअल जानकारी के लिए आप गोविंद पांडे की किताब पढ़ सकते हैं और दृष्टि की किताब पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य शास्त्र की जो बात की गई है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। तो इसके लिए आप जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, गोविंद पांडे की जो किताब है और दृष्टि की जो किताब है, वो इस पोर्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगी। उसके बाद जो चौथी यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, वो उसका जो समअप है वो दृष्टि में बहुत अच्छे से दे रखा है, किस तरीके से विचारधाराएं हैं, उस तरीके जो सवाल पूछे जाते हैं वो दृष्टि की किताब आपको मदद करेगी। और उसमें पीछे जो है वो प्रैक्टिस के सवाल भी दिए गए हैं, तो अगर आप उन्हें भी लगा लेते हैं तो आपकी जो ये पोर्शन है उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हिंदी कविता है, मतलब ये पद्य का पोर्शन है। हिंदी कविता में जो है अलग अलग कवियों की जो है कविताओं का वहाँ पर जिक्र किया गया है, तो आप उसे पढ़ लीजिए। इसमें जो है व्याख्या से रिलेटेड सवाल बहुत पूछे जाते हैं
और इसके अंदर क्या क्या पोर्शन है ये भी पूछा जाता है। तो आप उसमें यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं व्याख्या को पढ़ने के लिए। साथ साथ कविता से आप एक बार पूरी तरीके से परिचित हो जाएंगे तो सवालों को हल करने में आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हिंदी उपन्यास के लिए, जो जहाँ से गद्य शुरू होता है। तो हिंदी उपन्यास, क्योंकि उपन्यास बहुत सारे लगे हैं, कुछ उपन्यास आपने जब आप एमए का सिलेबस पढ़ रहे होंगे उस दौरान भी आपने पढ़े होंगे, कुछ उपन्यास इसमें बहुत बड़े हैं। तो मैं ये आपको सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके पास समय कम है तो आप बहुत ज़्यादा उपन्यास पढ़ने में ना जाएं, क्योंकि इससे आपके समय की बर्बादी होगी और आप, क्योंकि सवाल बहुत कम होते हैं और आपको पढ़ना बहुत सारा है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बहुत ज़्यादा ना पढ़ें उपन्यास को। इसके लिए आप YouTube चैनल का सहारा ले सकते हैं या फिर कुछ नोट्स अगर आप गूगल करते हैं तो नोट्स आपको मिल जाते हैं उस उपन्यास से जुड़े हुए। तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो पात्र, प्रसंग, कथन और आलोचक का इसमें क्या कथन है, इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप YouTube चैनल का सहारा ले सकते हैं या फिर आप क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं अपने, तो वो भी आपके लिए इसके लिए हेल्पफुल होगा। अगली जो यूनिट है वो हिंदी कहानी की यूनिट है। कहानी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कहानी एक तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है और साथ साथ कहानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो आप पढ़ लेंगे तो आपकी समझ उसमें ज़्यादा विकसित हो जाएगी, आपके सवाल जो हैं वो गलत नहीं होंगे। कहानी में भी पात्र से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, संवेदना से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, कथन से और संवाद से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो कहानी आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। हिंदी नाटक भी उसी धारा में है कि हिंदी नाटक भी आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। नाटक भी बहुत ही अच्छे नाटक यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हैं, तो आप पढ़ लेंगे तो आप एक तो समझ आपकी नाटक के लिए बढ़ जाएगी और साथ साथ आप नाटक से परिचित भी हो जाएंगे और सवालों को करने में भी आसानी होगी। इसमें भी संवाद से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, पात्र से, संवेदना से और किसी प्रसंग विशेष से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हिंदी नाटक भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। हिंदी निबंध की अगर बात की जाए तो उन्हें भी आप पढ़ लीजिए। निबंध एक, इसमें दो फायदे हैं हिंदी निबंध में, मैं बताना चाहूँगी कि एक तो आप निबंध पढ़ लेंगे तो निबंध से जुड़े सवाल तो आपके हो ही जाएंगे, साथ साथ किसी जैसे कि मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल से जुड़ा हुआ कोई कथन आता है या हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा हुआ कथन आता है, तो उसमें आपको इनकी भाषा से आप परिचित हो जाएंगे। तो आपको समझ आएगा कि अगर ये कथन आपको दिया हुआ है तो ये किसका कथन हो सकता है। तो जिसे हम लोग पेपर में इंटेलिजेंट गेस कहते हैं, तो वो इंटेलिजेंट गेस में भी आपको जो निबंध की जो भाषा है वो बहुत मदद करेगी। तो इसीलिए आप निबंध पढ़ लेंगे तो आप इंटेलिजेंट गेस लगा पाएंगे और आपका सवाल जो है वो सही होने की जो उसकी प्रतिशत है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आखिरी यूनिट की बात करते हैं, अन्य गद्य विधा की बात करते हैं, तो अन्य गद्य विधा में भी कुछ विधाएं मतलब संस्मरण लगे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी विधा है, तो मेरा मानना ये है कि आप बहुत समय ना बर्बाद करें इसके लिए भी आप YouTube चैनल का सहारा लें, गूगल का सहारा लें, एक क्रिस्प नोट्स बनाएं और पात्र, संवेदना और कथन और प्रसंग विशेष पर बहुत ध्यान दें। इसी से जुड़े हुए सवाल इस यूनिट में पूछे जाते हैं। तो हमने 10 यूनिट सर कंप्लीट कर ली है और मुझे आशा है कि आप लोग जो है मेरे बताए हुए जो जितनी भी किताबें हैं और यूनिट से संबंधित जो किताब हैं उनसे आप बेहतर रूप से पढ़ाई करके अपने इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रियंका, आपने बहुत विस्तृत अंदाज में पूरा एक एक चीज़ बताने की कोशिश की और हमारे दर्शक मुझे लगता है जो सुन रहे होंगे हमारे चैनल को उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है कि वो एक एक यूनिट को कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए वो बताने की आपने कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि प्रियंका ने कहा है कि यदि आपको और भी किसी तरह की गाइडेंस चाहिए और यदि हमारे YouTube चैनल को आप देख रहे हैं और कोई सवाल मन में है, आप किसी तरह का जवाब चाहते हैं, तो प्रियंका पूरी मदद करेंगी कि वो आपके उत्तर को लेकर के हाजिर हो जाएं और कैसे कैसे किस चीज़ का पढ़ना चाहिए और कैसे अभ्यास करना चाहिए। तो प्रियंका, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपको जानना चाहूँगा कि यदि एक कोई बच्चा नेट JRF के लिए सोच रहा है हिंदी सब्जेक्ट में, तो उसको कितना समय लगेगा एक तरह से, कि कितने 6 महीने, साल भर, कितना समय देना होगा कि उसका नेट या JRF निकल जाए एक बार में ही, और जिस तरह से आपने बताया है? जी सर, इसमें समय की कोई इसमें सीमा नहीं है। अगर आप एक सही दिशा में पढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य पर बहुत ही ज़्यादा फोकस है और अपने लक्ष्य में आपका भटकाव नहीं है, सामग्री आपके पास पूरी उपलब्ध है, तो मुझे लगता है पहली बार में भी इस परीक्षा को क्लियर किया जा सकता है। पर इसमें शर्त यही है कि आपकी जो समझ है वो सिलेबस के प्रति जो है वो पूरी
सही होनी चाहिए और आपकी जिस दिशा में आप पढ़ रहे हैं वो दिशा भी सही होनी चाहिए, खासकर सामग्री को लेकर और सिलेबस को लेकर और परीक्षा कैसे दी जाए इसको लेकर भी जो समझ है वो सही होनी चाहिए, दिशा भी सही होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगे रहते हैं 4-4, 5-5 साल, लेकिन वो समझ जो होती है परीक्षा में क्या लिखना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए, ये समझ ही नहीं डेवलप होती है। जयशंकर प्रसाद की एक बहुत बड़ी लाइन है कि जब तक बुद्धि आती है तो अवन चला जाता है, और जब तक फूलों की माला गूंथी जाती है तो फूल कुम्हला जाते हैं। तो आपने कुछ ऐसा ही बताया, वो समझ कब आनी चाहिए और क्या कैसे समझ को डेवलप किया जाए कि कोई भी परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है उसका उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, या कि उसका जवाब जो है कैसे ढूंढा जाना चाहिए। इस पर कुछ आप बताएं तो। जी सर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, नेट जेआरएफ के अलावा भी आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले काम जो है वो आपको ये करना है कि अपने सिलेबस से बहुत अच्छे से परिचित हो जाएं, क्योंकि हम लोग कभी कभी जो है बहुत ढिलाई बरतते हैं और सिलेबस की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर हमें कुछ कह रहा है तो हम उसे मान लेते हैं, पर हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा करके अपने सिलेबस से अच्छी तरीके से जुड़ेंगे, सिलेबस के हर पहलू को पकड़ेंगे, तो इस परीक्षा में 50% की आपकी तैयारी वहीं पर हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा काम है वो आपको ये करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनसे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार उनका अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करें। एक प्रश्न के अगर 4 ऑप्शन है तो उन चारों के बारे में जानकारी हासिल करें, और जो 5वां उसका जो उत्तर है, जो उत्तर नीचे दिया गया है उसकी व्याख्या को पढ़ें। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक तो सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, सवाल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे, सवालों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो ये खासकर ऑब्जेक्टिव जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उस परीक्षा को पास करने के लिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस पर ध्यान दें, सिलेबस से परिचित हो, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे जाएं, प्रीवियस ईयर बार बार उसका अध्ययन करें। तो आपको एक तो सवालों की समझ बढ़ेगी, और दूसरी बात जो होगी वो कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो तब 50% आपकी तैयारी वहीं पे हो जाएगी, फिर आप उसकी दिशा में, सही दिशा में बढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रियंका आपने बताया। तो प्रियंका, इसी में से हम आपसे एक और सवाल जुड़ना चाहते हैं, ये अभ्यास कितना जरूरी है किस परीक्षा के लिए, और कितने दिनों तक में, मुझे लगता है कि 3 महीने या 6 महीने, कितने दिनों में अभ्यास किया जाए तो ये परीक्षा जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए आसान हो जाएगी। सर, यूजीसी ने जो साल में, क्योंकि 2 बार परीक्षाएं होती हैं यूजीसी नेट की, तो 6 महीने पर्याप्त हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए। बीच में कोविड का दौर था तो साल में 1 बार ही परीक्षा हो रही थी, तो समय ज़्यादा मिल रहा था, पर अनिश्चित दौर था। तो उसके अलावा अगर अभी हम लोग बात करें तो सामान्य परिस्थिति है, तो 6 महीने मुझे लगता है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए एक आइडल समय है। तो अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए आप सही रूप से तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपके पास समय भी अभी कम है तो ये ना सोचें, 6 महीने अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो ये ना सोचें कि इसके लिए आप 6 महीने पहले ही तैयारी करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर आप अभी भी शुरू करेंगे तो मुझे लगता है आप कॉन्फिडेंस से शुरू करेंगे, सही दिशा में शुरू करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा और अच्छा रहेगा। कुल मिला के प्रियंका के इस उत्तर से लग रहा है कि सही दिशा और सही स्ट्रेटजी के हिसाब से यदि आप करेंगे तो कोई भी परीक्षा बहुत आसान होती है। बस हमें क्या है, ये टिप्स और स्ट्रेटजी को समझना है। वो टिप्स और स्ट्रेटजी क्या होती है वो बच्चे वही नहीं समझ पाते जो परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं। उस पर कुछ आप कमेंट। जी सर, पहले तो मैंने सिलेबस का बताया, क्योंकि आधे लोग सिलेबस ही नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में क्या है, तो इस गलती को ना करें। दूसरा, प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान से पढ़ें। तीसरा, जो भी, जैसे कि अगर मैं हिंदी विषय की बात करूँ तो हिंदी विषय का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो इसके लिए सही किताबों का इस्तेमाल करें, सही सामग्री का इस्तेमाल करें। और पेपर 1 की बात की जाए तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पहले ऐसा होता था कि सतही सवाल आते थे तो समय बहुत था हम लोगों के पास, 150 प्रश्न हैं, 180 मिनट हैं, तो मान लीजिए 1 मिनट से ज़्यादा आपको मिल रहा है। पर अब क्या हो रहा है कि सवाल का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
आप 3 घंटे पेपर सॉल्व करें, मॉक सॉल्व करें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही, साथ साथ आपकी जहाँ गलती हो रही है वो आपको समझ में आएगी। क्योंकि अब हम लोगों ने सिलेबस तो पढ़ लिया, हम लोग पूरे सिलेबस से परिचित हैं, हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है, पर क्या होता है कि कभी कभी विद्यार्थी जो है वो परीक्षा के दौरान घबरा जाता है। विद्यार्थी 1-2 दिन पहले घबरा जाता है, परीक्षा 3 घंटे की है तो उस दौरान घबरा जाता है। तो वो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंस रहें, क्योंकि परीक्षा आपने बहुत पढ़ाई की है, आपने बहुत मेहनत की है, आपको मालूम है कि आप बहुत अच्छे से इसे पूरी तैयारी कर ली है आपने, पर वो 3 घंटे में अगर आप घबरा गए, एक भी मिनट आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका पूरा पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सही दिशा में अपना पेपर करना है, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है। 3 घंटे में आपको टाइम मैनेजमेंट की जो बात होती है, क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैथमेटिक्स में मुझे परेशानी थी, मैथ के सवालों को अगर मैं बात करूं, डीआई को नहीं तो मैथ के सवालों में मुझे परेशानी थी। तो मुझे लगा कि मेरा समय बर्बाद होगा अगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दूंगी, तो मैंने पहले उनको हटा दिया, मैंने उनको अलग रख दिया और उन सवालों की ओर बढ़ी जो मुझे आता है, जिन्हें मैंने पढ़ा है। तो अगर आप उन सवालों को पहले करेंगे जिनको आपने पढ़ा है, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आप जो है उन सवालों पर भी अच्छा कर पाएंगे जिनको आपको लग रहा था कि ये नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आप 3 घंटे परिणाम पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं कि परिणाम क्या होगा, हमारा नहीं निकल पाया तो, ऐसा हुआ तो इन सब चीज़ों में आप छोड़ दीजिए। 3 घंटा आप परिणाम के बारे में भूल जाइए, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अपने क्वेश्चन की ओर ही ध्यान दीजिए और बाकी सारे इन्वायरमेंट पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में आप भूल जाइए। दूसरा चीज़ है कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखिए, अपना आत्मविश्वास हर सवाल में बनाए रखिए। अगर आपके सामने पेपर शुरू होते ही सबसे पहला सवाल स्क्रीन में वो आता है आपसे जिसका परिचय नहीं है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए, 1 मिनट उस सवाल पर दीजिए। अगर 1 मिनट में वो सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है तो छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अपना आत्मविश्वास वहाँ पर नहीं गंवाइए और ये सोचिए कि बाकी जो 149 सवाल हैं वो आपको आते हैं और उनमें आप अच्छा करेंगे। हमें क्योंकि परीक्षा पास करनी है, तो परीक्षा पास करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर उतरे हैं, तो इसी को ध्यान रखिए, एक प्रश्न से आपका कुछ नहीं जा रहा है। तीसरी चीज़ है समय विभाजन सही होना चाहिए। हर यूनिट में जो यूनिट आपको आती है उसे पहले करिए। समय का जो विभाजन है इस परीक्षा में और किसी भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मॉक जो प्रश्न पत्र लगाते हैं वो इसमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और आपको काफ़ी फ़ायदा देता है। इसके अलावा जो अपठित गद्यांश की अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि अपठित गद्यांश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें 2 सवाल जो है अपठित गद्यांश से आते हैं, मतलब कि 2 सवाल में मतलब एक सवाल जो है 5 नंबर का हो गया और दूसरा सवाल में भी 5 सवाल आ गए, एक पठित गद्यांश में 5 सवाल, तो मतलब इस तरीके से 10 सवाल दूसरे प्रश्न पत्र में है और जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें भी 5 सवाल हैं अपठित गद्यांश से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आपका जो अपठित गद्यांश है उसमें कुछ सवाल गलत ना हो, क्योंकि वही आपकी रैंकिंग डिसाइड करता है, वही आपका पास या फेल डिसाइड करता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्रश्नों पर जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर सवाल को ही सुलझाना है, हमें पूरा उसकी ब्यौरा नहीं देना है। तो आप पहले प्रश्नों से रूबरू हो जाएं। अब पठित जो उसका गद्यांश है वहाँ पर ना जाकर आप पहले प्रश्नों पर जाएं, प्रश्नों में जो टर्म्स दिए हुए हैं उसका ध्यान रखें, तब आप जो है गद्य पर जाएंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि प्रश्न का जो हल है या फिर जो उत्तर है वो कहाँ है। तो ये एक सही स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपठित गद्यांश को खासकर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद पेपर में जो है कुछ मेथड होते हैं, खासकर अभी के जो सवाल हैं उसमें कुछ मेथड है, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो बदलाव हुआ है पेपर में, खासकर फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में, वो इस तरीके का है कि जो हमें एक प्रश्न पर ऑप्शंस दिए जाते हैं वो काफ़ी दिए जाते हैं, 6 या 7 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से 3 ऑप्शन आपके सही हैं, 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड है उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मान लीजिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्शन जो रिसर्च है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है,
तो आपको 3 उसकी क्वालिटीज़ हुई होंगी ऑप्शन में और 3 जो है उसकी क्वालिटीज़ नहीं होंगी। तो या तो आप पहली 3 क्वालिटीज़ को पकड़ लें, या तो आप उन्हें छोड़कर जो उसकी क्वालिटीज़ नहीं है उनको पकड़ लें। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड है जिससे आप सही तरीके से उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा है कि निमोनिक्स। जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक चेन बना लेते हैं, जैसे जो क्रम वाले सवाल होते हैं कि ये लेखक आगे हुए हैं या पीछे हुए हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो आगे की हैं या पीछे की है, किस समय की है। तो उसके लिए निमोनिक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ताकि आप इतने वास्ट सिलेबस कर पाए उस पर, उसको जो है पूरा से समझ पाए। तो इसके लिए निमोनिक्स जो है मेथड वो है काफ़ी काम करता है। तीसरा जो मेथड है वो है कि जो ना और एनी, नो, एनी जो शब्द हैं, जो नहीं जैसे शब्द हैं, इसमें प्रश्न पर जो है इन शब्दों पर गौर करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि प्रश्न को हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो अपने प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें। उसमें यदि कोई नो या एनी या नहीं जैसे शब्द जो आ रहे हैं उन पर गौर करें। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है कि एक रचनाकार की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं नहीं है, तो हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि रचनाकार को हम जानते हैं, रचनाओं को हम जानते हैं और नहीं हमने पढ़ा ही नहीं। तो इससे जो सवाल आता हुआ सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो इसे सिली मिस्टेक कहते हैं। तो आप अपने जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए ज़रूरी है। एक एक प्रश्न से ही आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। तो पेपर करते समय खासकर 3 घंटे में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से पेपर देंगे, तो आपका पेपर जो है वो जो जंग है पेपर की वो आप ज़रूर पार कर लेंगे, उसमें सफल रहेंगे। बहुत बढ़िया प्रियंका, आपने इतना बढ़िया क्रक्स बताया। प्रियंका, और भी यदि आप कुछ टिप्स देना चाहें, लेकिन इसके पहले मैं जानना चाहूँगा, अभी जो पैटर्न बदला है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया है जैसे मुझे पता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव आपने बताया कि ये 150 सवाल होते हैं, 180 मिनट से मिलते हैं, 3 घंटे जो मिलते हैं, तो इसको कैसे एकदम से किया जाए कि कितना प्रैक्टिस रोज करना चाहिए कि वो अपने मुकाम तक, अपने उद्देश्य तक कोई भी स्टूडेंट पहुंच जाए? सर, जो ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें पहले भी आते थे, पर अभी जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बदला है, खासकर जो सवालों की कठिनता है जो बदली है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस की जो सही दिशा है वो मुझे लगता है जो मैंने अपनाई है वो है आपके प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर को लगाते हैं और बाद में आप प्रीवियस ईयर को, जैसे कि मान लीजिए आपकी परीक्षा को 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में आप हर रोज़ एक पेपर लगाइए। आप अल्टरनेटिव भी लगा सकते हैं। एक दिन मान लीजिए आपने पहला पेपर लगाया, दूसरे दिन आपने दूसरा पेपर लगाया। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और साथ साथ आपको जो 3 घंटे मतलब 180 मिनट में 150 सवाल करना लग तो रहा है कि डिफरेंस है, पर जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं तो वो डिफरेंस कम होता जाता है। तो उस परिस्थिति में तैयार करने के लिए अपने आप को पहले से ही मॉक देना शुरू कर दीजिए। और मॉक भी उन सवालों का मत दीजिए जैसे किसी ने मान लीजिए बना दिया कोई मॉक और आप उसको दे रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि वो उसका व्यक्तिगत सवाल है, वो उसके अपने सवाल है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप यूजीसी नेट की जो वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पर भी एक मॉक के लिए वहाँ पर भी दिया गया है। तो अगर आप वो वाले मॉक लगाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है, अगर आपके पास अनसॉल्व प्रीवियस ईयर है, अगर आप उसे लगाते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा देगा और उससे जो है आपकी समझ सवालों के प्रति विकसित होगी और आपको किस तरीके से आपका समय मतलब टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उस परीक्षा के दौरान वो भी आपको पता चलेगा। बहुत बढ़िया प्रियंका। अंतिम मेरा सवाल यह है कि कोई विशेष टिप हो बच्चों को और देना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आप देंगे तो मुझे लगता है बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा, एक आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उनका डेवलप। कभी कभी बहुत मायूस भी आप होंगे कि मेरा नहीं हो रहा है, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उस दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपके अंदर जो है वो एक पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आप लिख लें अपने लक्ष्य को सामने लगाकर। अगर आप रोज़ उठते ही उस लक्ष्य को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो एक आशा है वो बनी रहेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है फोकस रहेंगे। हर दिन उठकर अगर आप उस तैयारी को देखते हैं, मतलब आपने कितनी तैयारी कर ली है, आप एक चार्ट बनाते हैं कि आपने ये यूनिट आज कंप्लीट कर ली है, फिर दूसरी यूनिट कर रहे हैं। और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर यूनिट का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पर है, आपकी जो स्मरण शक्ति है उसका यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए आप रिवीजन रोज़ करें। रिवीजन हर यूनिट को पढ़ने के बाद रिवीजन करें, उसके सवाल लगाएंगे
तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ साथ परीक्षा के लिए आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। और पॉजिटिव रहें, कभी भी नेगेटिव में ना जाएं। कभी भी परीक्षा के लिए अगर आपने बहुत मेहनत की है तो उसकी तैयारी बीच में ना छोड़ें। ये हमेशा विश्वास रखें अपने ऊपर कि हाँ, एक दिन आपका जो प्रश्न मतलब कि आपकी जो परीक्षा है वो पास होगी। मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है। कभी कभी बहुत निराशा होती है, उसके बाद अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ज़रूर आपको वो मुकाम हासिल होगा। और एक और टिप जो है वो मेरी तरफ से ये है कि आप जब भी अपने नोट्स बनाते हैं तो अपने खुद के नोट्स बनाएं, किसी और के नोट्स ना देखें। क्योंकि आप अगर खुद के नोट्स बनाएंगे तो एक तो आपकी प्रैक्टिस उसमें होगी, आपको समझ में आएगा कि आपने इस यूनिट से इतना इतना पढ़ लिया है। दूसरा ये है कि आप उन नोट्स को रिवीजन जब देंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आप उसमें एक चार्ट बनाइए, आप उसमें निमोनिक बनाइए, तो वो आपकी खुद की मेहनत होगी। आपको समझ में आएगा कि आपने ये कवर कर लिया, ये नहीं कवर किया है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये परीक्षा बहुत मुश्किल नहीं है। बस परीक्षा के लिए जो सही दिशा चाहिए वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम वो दिशा आप तक पहुंचा पा रहे हैं, आप उस दिशा से रूबरू हो पा रहे हैं और सही दिशा में बढ़ पाएंगे। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आप हमारी स्टूडियो में और दर्शकों को बहुत विस्तृत अंदाज में आपने पूरा उत्तर दिया और मुझे लगता है दर्शकों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को द एसएसबी वॉइस को नहीं सब्सक्राइब किया है और इस तरह की टिप्स आप जानना चाहते हैं नेट और जेआरएफ से संबंधित और उसका उत्तर खोजना चाहते हैं, स्वयं प्रियंका ने कहा है कि हम उसका उत्तर देंगे। यदि आप कोई सवाल इस तरह के पूछते हैं तो आप अपने उसमें जा कर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी साथ साथ करें कि आपको ये इंटरव्यू कैसे लगा और कैसा आपको एक तरह से स्ट्रेटजी आप अपना करके अभी तक पढ़ रहे थे जिसकी वजह से सफलता नहीं मिली, वो उनसे पूछ सकते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका कि आप हमारी स्टूडियो में आए और बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः एक बार।